हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस प्रेजेंटेशन में। मैं अरुण कुमार शर्मा, डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, ब्रांच 2 बीकानेर। आपका इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूँ। इट्स अ लाइफ प्लानिंग बुक जिसका प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। तो इसके द्वारा हम अपनी लाइफ में जितने भी फाइनेंशियल नीड्स है उसको की प्लानिंग कर सकते हैं और उसको फ्यूचर को हम देख सकते हैं कि फ्यूचर हमारा किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टैब्स दिए हैं, तो इन टैब्स पे क्लिक करके आप उन पेजेस पे जा सकते हैं जिन पेजेस में आपको जाना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे बारे में। जो फर्स्ट टैब है इंट्रोडक्शन टू अस एंड आवर सर्विसेज। तो ये मेरे मनोज कुमार जोशी इज़ माय फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो इनका प्रोफाइल और इनकी सर्विसेज यहाँ पे इंगित की गई है, जिनको पढ़ के आप इनकी एक्सपर्टीज़ देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू LIC ऑफ इंडिया। तो LIC के बारे में 10 फैक्ट्स हमने यहाँ पे रखे हैं आपके सामने, ताकि हमें पता चले कि ये एक कितना बड़ा कॉरपोरेशन है, और साथ ही इसकी अचीवमेंट्स, इसकी एक्युलेट्स के कुछ स्नैप्स हमने यहाँ रखे हैं जिनको आप अप्रेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले कोई भी किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है तो वो आपके ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उससे होती है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टैब से आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि आपको फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यूज़ मिलेगी। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। देखिए यहाँ दो टैब दिए, सॉरी, वन टाइम डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सो वन टाइम डिपॉजिट में आप जो भी वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उनकी एक्सपेक्टेड मैच्योरिटीज़ निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप 50,000 रुपीज़ आपने एक FD में डाले, 2020 में आपने स्टार्ट किया, 2025 में, तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस पर आपको 66,911 रुपीज़ आपको मेचोरिटी पे मिलेगी। इसी तरह से रिकरिंग डिपॉजिट में भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24,000 आप बैंक RD में डालते हैं, और 2020 और 2025 के बीच में हर साल आप 24,000 रुपये डालते हैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको 1,35,290 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह से आपने जो भी और इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उन पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, और फिर कब आपने स्टार्ट करी, कब उसको बंद कर वो होगी, और कितना अमाउंट आप डाल रहे हैं, तो उससे यहाँ ऑटोमेटिक आपको उसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। इसी तरह से आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, उसमें सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ होती है, तो उनके पॉलिसी नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट एंड एंड ईयर लिख सकते हैं, इंश्योरेंस कवर कितना है, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, और एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी क्या है। इसी तरह से रेगुलर प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस, उसका सम एश्योर्ड, उसका ईयरली इंस्टॉलमेंट एंड टाइप ऑफ पॉलिसी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उनका एकदम रिकॉर्ड एक जगह आपके पास आ गया। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड्स प्लानिंग। इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं कि जो हमें अचानक कोई ज़रूरत आन पड़ती है तो हमारे पास कैश में अवेलेबल होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आफ्टर एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। A family should maintain cash balance between equal to minimum 6 month expenses and maximum 24 months expenses। तो आपका महीने का जितना एक्सपेंसेस है उसका 6 महीने का मिनिमम आपके पास कैश बैलेंस होना चाहिए, या अधिकतम जो है 24 महीने का कैश बैलेंस हो सकता है। तो जिन लोगों के पास में ऐसा है, उन्होंने कोविड के क्राइसिस में, वो अगर जॉब चली जाती है या उनका कुछ इनकम कट हो जाता है, तो इमरजेंसी फ़ंड उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प होता है, जिसको यूज़ करके वो इस टाइम को आराम से निकाल सकते हैं, और जब भी ग्रोथ आएगी तो दोबारा से इनकम बढ़ जाएगी, तो वापस इसको रिप्लेनिश करने किया जा सकता है। तो मिनिमम 6 महीने का फ़ंड होना चाहिए और मैक्सिमम 24 महीने तक का फ़ंड होना चाहिए। अगर 6 महीने से कम का फ़ंड है तो आपका इमरजेंसी फ़ंड अंडर स्टेटेड है, कम है, तो इसको बढ़ाना होगा। और अगर आपका 24 महीने के जो मंथली एक्सपेंसेस है उससे ज़्यादा का फ़ंड आपके सेविंग अकाउंट में है या कैश बैलेंस में है, तो आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे पे
इमरजेंसी फंड की लिमिट क्रॉस हो गई है, 24 महीने से भी ज़्यादा का आपके पास फंड है, तो आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद फैमिली इनकम प्रोटेक्शन प्लानिंग। हर इंसान चाहता है कि वो अब उसकी जो फैमिली इनकम है दैट शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए का मतलब ये है कि अगर वो नहीं रहे ब्रेड विनर तो कितने साल तक उसकी फैमिली को उतनी ही इनकम मिलती रहे जितनी वो अपनी फैमिली को देता था। तो आप प्लान कर सकते हैं 5 इयर्स फैमिली इनकम, 10 इयर्स, 15 इयर्स एंड 20 इयर्स, या फिर फॉर एवर इनकम प्रोटेक्शन। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन बॉक्सेस दिए हैं उसमें आपको अपनी प्रेजेंट एज डालनी है, प्रेजेंटली हाउ मच इनकम यू आर अर्निंग, और फिर कितना आप अपने खुद पे खर्च कर देते हैं। ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपके पास में आ जाएगा कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके, मान लीजिए इनकम है 10 लाख, ठीक है, और आप अपने पे खर्च कर रहे हैं 3 लाख, ठीक है। तो ये करते ही आपको दिख जाएगा कि आप अपनी फैमिली को 7 लाख रुपए फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर 5 साल तक फैमिली इनकम प्रोटेक्शन देना तो आपको 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। अगर 10 साल तक देना है तो 70 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। 15 साल तक का लेना तो 5 लाख का लेना चाहिए। 20 साल के लिए अगर आपको इनकम प्रोटेक्शन करनी है तो 1 करोड़ 40 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। और फॉर एवर फैमिली इनकम प्रोटेक्शन करना है तो 1 करोड़ 75 लाख का आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवरेज आपके पास ऑलरेडी है, जैसे कि यहाँ पे 10 लाख है, तो आपको मिनिमम कितना लेना चाहिए एडिशनल वो बताया गया है। अगर आप इमीडिएटली प्लानिंग करना चाहते हैं कि एक मिनिमम 5 इयर्स का आपका रिस्क कवर तो हो ही जाना चाहिए, तो 25 लाख का आपको एडिशनल इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। और अगर आप मैक्सिमम पे जाना चाहते हैं, दैट मीन्स यू फॉर एवर इनकम प्रोटेक्शन पे, तो नेट आपका 10 लाख घटा के आपको 1 करोड़ 65 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो ये इट मेक्स योर इनकम प्रोटेक्शन वेरी इजी कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आती है चाइल्ड एजुकेशन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर पेरेंट्स के लिए। तो चाइल्ड एजुकेशन की जो फाउंडेशन है वो अगर स्ट्रांग होती है तो आगे बेसिक एजुकेशन या जो खास करके 12th एंड अबव जो एजुकेशन एक्सपेंसेस आते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो उसकी फाइनेंसिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो मेजरली कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोचिंग आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, यहाँ पे एक मेजर एक्सपेंसेस फंड चाहिए आपको। देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन करियर सेटलमेंट, ठीक है। तो इन सब की प्लानिंग के लिए आप यहाँ पे जैसे अपने बच्चों का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे सुमित, और यहाँ दूसरा चाइल्ड है मोहिनी, ठीक है। उनकी एज आपने लिखी, और यहाँ पे आपको फंड्स 12th पे कितना रिक्वायर्ड है, फंड्स रिक्वायर्ड ऑन ग्रेजुएशन, फंड्स रिक्वायर्ड ऑन पोस्ट पीजी, एंड फंड्स रिक्वायर्ड एट करियर सेटलमेंट। इसी तरह से दूसरे चाइल्ड के लिए, तो यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा कि आपको उनकी कंप्लीट एजुकेशन के लिए कितना फ़ंड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल मंथली सेविंग नीडेड और इन्वेस्ट पर मंथ फॉर एवरी टारगेट, एवरी गोल, ये हम आपको कैलकुलेट करके देंगे। आपको सिर्फ ये शीट करके हमें फॉरवर्ड करनी है, और उसके बाद बाकी की ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको कैलकुलेट करके देंगे, ताकि आपको पता चले कि हर गोल के लिए आपको पर मंथ कितना सेविंग करके इन्वेस्ट करना है। Then after children it's you that you will be retiring someday, तो आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक डिसेंट इनकम फ्लो मिलता रहे ओल्ड एज में, क्योंकि उस समय हमारी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है या बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो उस समय के लिए एक पेंशन फंड क्रिएट हो और उसके लिए आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी प्रेजेंट एज 35 है एंड आप रिटायरमेंट एज 60 लेते हैं, तो मंथली लिविंग एक्सपेंसेस अगर आपके 30,000 है, तो रिटायरमेंट के समय आपको मिनिमम इतनी पेंशन चाहिए ताकि आज का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आप उस समय मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा 49,218। अब ये अमाउंट पे पेंशन कैसे लेनी है, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्लानिंग बताएंगे कि ये पेंशन आप कैसे
कर सकते हैं, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अब आती है हॉस्पिटल एक्सपेंसेस प्लानिंग। आजकल हॉस्पिटलाइजेशन जो है बहुत महंगा हो गया है, तो उसके से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है तो हमने यहाँ आउटलाइन किया है। जैसे मेजर सर्जिकल एक्सपेंसेस जो कि अधिकतर अगर कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं तो उसके लिए आता है। फिर इनकम लॉस कंपनसेशन ड्यू टू सिकनेस की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है, उसमें कट लगता है। तो उस इनकम लॉस का कॉम्पनसेशन कैसे हो, वो भी इसमें देखा जा सकता है। डे केयर एक्सपेंसेस, जब कभी भी लंबी बीमारी चलती है तो कभी कभी पेशेंट को एक नर्सिंग स्टाफ की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है जो कि उसको डेली बेसिस पे टेक केयर करे, तो वो डेली डे केयर एक्सपेंसेस कहलाते हैं, उनका भी प्रोविज़न किया जा सकता है। डेली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो डेली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब जितने दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे उस समय आपका पर डे चार्जेस जो लगते हैं, वो एक्सपेंसेस का भी मैनेजमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। अर्निंग लॉस ड्यू टू इनकम्पेसिटेशन, कई बार हम हॉस्पिटल से ठीक तो हो जाते हैं लेकिन हमारी इनकम कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है जितनी की होनी चाहिए, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी हम जो है इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड देन ओपीडी एक्सपेंसेस, जो कि रेगुलर हम हेल्थ चेकअप कराते हैं या किसी छोटी मोटी एलिमेंट्स पे हम कराते हैं, तो उस पर जो एक्सपेंसेस लगते हैं मेडिसिन के लगते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि मेजर सर्जिकल एक्सपेंसेस के लिए आप कितना प्रोविज़न करना चाहते हैं। इनकम लॉस कितना आप सोचते हैं कि जैसे आपके नौकरी पे नहीं जाने से, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से कितना आपको इनकम लॉस हो रहा है पर डे बेसिस पे, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। डे केयर एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। कितना मिनिमम, जैसे आज नर्सिंग स्टाफ को हायर करना है तो आपको 500 रुपये से 1000 रुपये पर डे आपको एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है। डेली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पे हॉस्पिटल में भर्ती होने पे लगते हैं, उनको आप लिख सकते हैं, जैसे 3000 4000 रुपीज़ पर डे वट एवर। अर्निंग लॉस आपका कितना हो सकता है इनकैपेसिटेशन की वजह से, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ओपीडी एक्सपेंसेस पर मंथ आपको कितना प्रोविज़न चाहिए, तो ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको हर एक पेज पे हमने एक कॉन्टैक्ट अस दिया है। जब आप इस टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती है, और मेरी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे इन नंबर्स पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। और आपने जो भी लाइफ प्लानिंग बुक में रिकॉर्ड किया है उसके ऊपर क्या प्लान्स, कैसे सेविंग्स को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। Thank you very much for your patient listening and watching. Welcome you all if you want our financial planning advices. Thank you again.